नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 25 एमसीक्यू लगाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों, आज का जो सबसे पहला सवाल है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा कि केसर का जो मुख्य उत्पादक राज्य है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर है। याद रखिएगा, भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। अगर बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े मीठे पानी का झील दोस्तों बुलर झील स्थित है। याद रखिएगा बुलर झील कहाँ स्थित है, तो बुलर झील याद रखिएगा बुलर झील ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो सबसे बड़े मीठे पानी का झील है ये क्या है दोस्तों, मीठे पानी का झील है। याद रखिएगा मीठे पानी का झील। ठीक है, मीठे पानी का झील है बुलर झील। जो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है दोस्तों बुलर झील। याद रखिए कहाँ है, जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करेंगे कि बिहार का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा तो बिहार का जो स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 में हुआ था। याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। इसलिए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बुलर झील स्थित है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में एक और झील स्थित है दोस्तों, डल झील। कौन सा झील है दोस्तों, डल झील भी कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे तो मीठे पानी का झील है दोस्तों बुलर झील। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा सवाल है, दूसरा सवाल है दोस्तों आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। अगर हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। इसीलिए 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है इसमें दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, मुख्यालय के बारे में अगर बात करेंगे, याद रखिएगा यूएनओ का जो मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क। ठीक है, 93 में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों, तो यूएनओ का। ठीक है, यूएनओ में कितना देश शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा तो यूएनओ टोटल जो देश शामिल है वो 193 देश शामिल है, 193 देश शामिल है। ठीक है, जो 193वां देश शामिल हुआ था, ठीक है, वो कौन है दोस्तों, तो दक्षिणी सूडान है। याद रखिएगा कौन है, दक्षिणी सूडान। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी दोस्तों याद रखिएगा जुवा होता है। क्या होता है, जुवा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया था, 24 अक्टूबर को। मेन रूप से याद रखिएगा कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे यूएनओ का जो मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, और न्यूयॉर्क दोस्तों ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, हडसन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करेंगे यूएनओ में कितना देश शामिल है दोस्तों, तो 193 देश शामिल है। 193वां देश जो शामिल हुआ था वो कौन है दोस्तों, दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी दोस्तों जुवा होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा वायु सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वायु सेना दिवस। ठीक है, वायु सेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे 2 अक्टूबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। ठीक है, याद रखिएगा 5 अक्टूबर को दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस। याद रखिएगा विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 3 नंबर सवाल, देखिएगा 3 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि निम्मू बाजगो, देखिए दोस्तों निम्मू बाजगो जो है ये एक बांध है, नामक बांध किस नदी पर स्थित है।
ये नीमू बाजगो नामक बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है दोस्तों सिंधु नदी पर, याद रखिएगा। किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी। अगर बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी की जो लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा, 2880 किलोमीटर है। कितना है? सिंधु नदी की लंबाई है दोस्तों 2880 किलोमीटर, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो सिंधु नदी के ऊपर स्थित है नीमू बाजगो नामक बांध, याद रखिए दोस्तों। भाखड़ा नागल बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। कौन सा बांध है? तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध, ठीक है दोस्तों। वो किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना, वो दोस्तों सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना ये है दोस्तों सतलज नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि सिंधु नदी पर निम्मू निम्मू बाजगो नामक बांध है दोस्तों। कोयना नदी दोस्तों, याद रखिएगा, इस पे है कोयना परियोजना, याद रखिएगा। कोयना कोयना नदी पर दोस्तों कोयना परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परियोजना है ना। अगर बात करेंगे दोस्तों पेरियार नदी, ये मेन रूप से कहाँ बहती है? पेरियार नदी दोस्तों ये केरल में बहती है। कहाँ बहती है? तो पेरियार नदी मेन रूप से केरल में बहती है, याद रखिएगा। और कोयना जो नदी है दोस्तों कहाँ बहती है? मेन रूप से महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों सिंधु नदी के बारे में, याद रखिएगा सिंधु की 5 सहायक नदी है, ठीक है। सिंधु की 5 सहायक नदी है दोस्तों। चेनाब, चेनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु का। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? चेनाब, याद रखिएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों चेनाब, ठीक है। चेनाब जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद बात करेंगे सिंधु की 5 सहायक नदी कौन कौन सा है। सबसे पहला दोस्तों ब्यास, ठीक है, याद रखिएगा, ब्यास जो है, ठीक है। दूसरा दोस्तों सतलज हो गया, ठीक है। सतलज नदी पर सतलज नदी पर कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तीसरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, चेनाब दोस्तों, चेनाब। चौथा दोस्तों हो जाएगा झेलम, ठीक है, याद रखिएगा, झेलम। एक और है दोस्तों रावी, ठीक है। ये 5 दोस्तों टोटल है रावी नदी, ठीक है, याद रखिएगा। तो सिंधु की 5 सहायक नदी कौन कौन सा? ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम और रावी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो निम्मू बाजगु नामक बांध किस नदी पर स्थित है? वह दोस्तों सिंधु नदी पर, जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 2880 किलोमीटर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल देखिएगा। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे 4 नंबर सवाल का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सवाल है दोस्तों 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 नंबर सवाल है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? दोस्तों देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए, ठीक है, कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है दोस्तों? तो 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे सबसे पहले कि देखिए किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए उसकी जो मान्यता दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन, इसी। अगर बात करें दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 में हुआ था, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 15 में किया गया है। टोटल भाग कितने होते हैं? 22 भाग होते हैं, तो भाग 15 में। और अनुच्छेद की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। तो निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है भाग 15 में किया गया है। निर्वाचन आयोग का अगर बात करेंगे अनुच्छेद में जो उल्लेख किया गया 324 से लेकर 329 तक किया गया है दोस्तों, ठीक है। देखिए किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? तो मान्यता दिया जाता है दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर सवाल, देखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 5 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है
कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। सत्रिया जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये दोस्तों याद रखिएगा असम का है। किस राज्य का है, तो असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों सत्रिया है। अगर बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। केरल का दोस्तों याद रखिएगा केरल का बात करेंगे तो केरल का देखिए दोस्तों, तमिलनाडु का हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम दोस्तों ये क्या है, तो मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम है, और आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी हो गया, और असम का दोस्तों क्या हो गया, सत्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये असम का है। आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी हो गया, केरल का दोस्तों मोहिनी अट्टम हो गया, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 6 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों 6 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करते हैं इसको। देखिए 6 नंबर सवाल की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी दोस्तों। सवाल है कि किस सिख गुरु में, टोटल सिख में कितने गुरु हुए दोस्तों, सिख में 10 गुरु हुए, तो गुरु अंगद देव। ठीक है, याद रखिएगा। तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे दोस्तों। गुरु अर्जुन होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था, अगर हम इनका जन्म के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था दोस्तों। तलवंडी कहाँ पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। अगर हम बात करेंगे कि गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था 1469 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये सिख के प्रथम गुरु थे दोस्तों, याद रखिएगा। सिख के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक। इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किए थे, गुरु नानक। ठीक है, सिख धर्म का स्थापना किसने किए थे, तो गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किए थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव दोस्तों ये सिख के 5वें गुरु है, याद रखिएगा। सिख के 5वें गुरु कौन है दोस्तों, तो 5वें गुरु वो है दोस्तों गुरु अर्जुन देव। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर हम बात करते हैं, लाइट कट गया दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर बात करते हैं, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा, 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, खालसा पंथ का जो स्थापना किए थे, याद रखिएगा, ये कब किए थे, तो 1699 में किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख के 10वें गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये कैवे गुरु थे दोस्तों, तो ये 10वें गुरु थे, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो गुरु नानक दोस्तों प्रथम गुरु थे। ठीक है, प्रथम थे दोस्तों, तो इन्होंने ही गुरु नानक ने ही सिख धर्म का स्थापना किए थे। ठीक है, इनका जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, ये पटना में हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किए थे 1699 में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की दोस्तों, तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए गुरु नानक ने एक लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए थे। ठीक है, और लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किए थे दोस्तों, लंगर व्यवस्था। ठीक है, लंगर व्यवस्था की अगर बात करते हैं, लंगर व्यवस्था की शुरुआत ये शुरुआत किए थे दोस्तों, किसने किए थे, तो गुरु नानक ने ही किए थे। किसने किए थे, गुरु नानक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, देखिएगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा
कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात करेंगे 12 जनवरी को दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस अगर हम बात करेंगे, ठीक है। 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 29 अगस्त को दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, खेल दिवस, ठीक है, 29 अगस्त को खेल दिवस। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पहले तो 9 जनवरी को दोस्तों, याद रखिएगा, 9 जनवरी को अगर हम बात करेंगे तो भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों, ठीक है, प्रवासी दिवस, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 15 जनवरी को, 15 जनवरी दोस्तों थल सेना दिवस दोस्तों, याद रखिएगा, थल सेना दिवस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के ऊपर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 24 जनवरी दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस, याद रखिएगा, 24 जनवरी को अगर बात करेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे 25 जनवरी को दोस्तों, ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये दोस्तों कुछ जनवरी का इंपॉर्टेंट डेज। अगर हम 30 जनवरी को बात करेंगे दोस्तों, 30 जनवरी को क्या हुआ था, तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, 30 जनवरी शहीद दिवस, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, 29 अगस्त को खेल दिवस, ठीक है, और 9 जनवरी प्रवासी दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ठीक है। कुछ ही जनवरी का इंपॉर्टेंट डेज है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 8 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, देखिएगा क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी दोस्तों। याद देखिए, गौतम बुद्ध जो संवाद करते थे उनकी जो भाषा थी दोस्तों पाली था। क्या था, पाली। प्राकृत था दोस्तों किसकी, ये महावीर स्वामी का है, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी के संवाद की भाषा क्या थी, प्राकृत, और गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी दोस्तों, पाली, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, तो इनका जो जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, याद रखना है, इनकी जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। यानी इनका जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का हो गया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। इनके बचपन का नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है दोस्तों। क्या है, सिद्धार्थ जो है इनके, सिद्धार्थ, ठीक है, इनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करेंगे, इनका एक बेटा है, उसका नाम क्या था दोस्तों, राहुल था। इनका एक बेटा का नाम क्या था दोस्तों, राहुल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे, जो प्रथम उपदेश दिए थे दोस्तों, ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिए थे, आपको ध्यान रखना है, सारनाथ, ठीक है। और किस भाषा में दिए थे दोस्तों, तो वो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में, आपको बताएं कि उनको संवादों की जो भाषा थी वो पाली थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर सवाल, देखिएगा। देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है।
खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोक नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नायक के नाम से जाना जाता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण को। अगर बात करेंगे कि लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। अगर बात करेंगे श्री कृष्ण सिंह दोस्तों, तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इनको फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किनको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, याद रखना है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 10 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपके सामने। देखिए दोस्तों, 10 नंबर जो सवाल कह रहा है आपके सामने देखिएगा। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पहला पहला कौन सा दोस्तों, तो पहला जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात। दूसरा दोस्तों गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, एमपी दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छठा दोस्तों वेस्ट बंगाल, सातवां दोस्तों क्या हो जाएगा? त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा, आठवां दोस्तों मिजोरम। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये है दोस्तों उसके राज्य, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कर्क रेखा दोस्तों माही नदी को 2 बार काटती है, याद रखना है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 11 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने। 11 नंबर सवाल है कि विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा कब हुई थी? याद रखिएगा, जो पहला परमाणु गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। दूसरा जो परमाणु गिराया गया था, देखिए 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था दोस्तों, ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और जो दूसरा परमाणु आपदा हुआ था, यानी दूसरा बार जो गिराया गया था, वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था दोस्तों नागासाकी पर। कहाँ गिराया गया था? नागासाकी। ठीक है, देखिए दोस्तों जो हिरोशिमा पर परमाणु गिराया गया था उसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। ठीक है, याद रखिएगा, लिटिल बॉय था दोस्तों। और दूसरा जो परमाणु गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, उसका नाम था दोस्तों फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को। तो द्वितीय विश्व जब हुआ था दोस्तों, द्वितीय विश्व कब से कब तक हुआ था? तो 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था, यानी कि 6 साल तक युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। इसमें टोटल 61 देश भाग लिए थे। कितना देश भाग लिए थे? द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल 61 देश भाग लिए थे और ये 6 साल तक युद्ध लड़ा गया था। इसी युद्ध के दौरान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु गिराया था। ठीक है, कब कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जिसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। और दूसरा जो गिराया था वो 9 अगस्त 1945 को गिराया था दोस्तों, जिसका बम का क्या नाम था? यानी नागासाकी पर गिराया था, फैटमैन उसका नाम था। क्या नाम था दोस्तों? फैटमैन। अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 नंबर सवाल आपके सामने है
कि ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश से होकर बहती है? तो दोस्तों 3 देश से होकर बहती है। कौन कौन सा पहला है? पहला हो जाएगा दोस्तों तिब्बत। तो तिब्बत दोस्तों आपको पता है, तिब्बत 1959 में चीन कब्जा कर लिया दोस्तों तिब्बत को, तो चीन ही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हो जाएगा दोस्तों क्या? चीन, ठीक है, भारत दोस्तों। और तीसरा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये 3 देश से होकर बहती है। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको जो मेन रूप से लंबाई है ये 2900 किलोमीटर है। कितना है टोटल? 2900 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे, ये दोस्तों भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, जहां पे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले दोस्तों भारत के, जहां पे दिहांग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, दिहांग, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों असम में प्रवेश करती है, तो असम में बहुत बड़ा द्वीप बनाता है दोस्तों, जिसका नाम है माजुली द्वीप, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप दोस्तों कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम है दोस्तों माजुली द्वीप। याद रखिएगा, माजुली द्वीप, ठीक है दोस्तों, द्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी नदी बनाती है? बनाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ, किस राज्य में बनाती है? असम में बनाती है दोस्तों। ये जो बनता है माजुली द्वीप, ये किस राज्य में बनता है? असम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों फिर कहाँ प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है दोस्तों बांग्लादेश में, जहां पे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा दोस्तों तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ कम आ रहा होगा दोस्तों, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, ठीक है। 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है दोस्तों? याद रखिएगा, कौन सा देश जो भारत की सीमा से नहीं लगता? आपको पता है चीन तो भारत की सीमा से लगता है दोस्तों, बांग्लादेश भी लगता है, बर्मा भी लगता है दोस्तों, और मंगोलिया दोस्तों नहीं लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे तो मंगोलिया दोस्तों एक देश है जिसकी राजधानी दोस्तों उलान बटोर होता है। इसकी राजधानी क्या होती है? इसकी जो राजधानी होती है, राजधानी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मंगोलिया, इसकी जो राजधानी है दोस्तों, ठीक है, राजधानी कहाँ है? उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर, ठीक है, याद रखिएगा। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। बर्मा का दोस्तों, बर्मा को ही म्यांमार कहा जाता है, जिसका राजधानी दोस्तों क्या होता है? नेपी ताओ, नेपी ताओ दोस्तों, बर्मा को ही क्या कहा जाता है? म्यांमार, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश का राजधानी दोस्तों ढाका होता है, आपको पता ही है, ढाका। इसकी मुद्रा क्या होता है दोस्तों? टका। इसकी दोस्तों मुद्रा क्या होता है? टका, मुद्रा टका, ठीक है। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग होता है, चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में शी जिनपिंग है, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा, ठीक है। भारत, अगर बात करें दोस्तों कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और मंगोलिया दोस्तों ऐसा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जिसकी राजधानी क्या होती है दोस्तों? उलान बटोर होता है। क्या होता है? उलान बटोर, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों 14 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 14 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है दोस्तों? तो विटामिन के, याद रखिएगा, विटामिन के जो दोस्तों ये रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन,
ठीक है, याद रखिएगा। कीनोन होता है फिलोक्यूनोन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों याद रखिएगा, कैल्सीफिरॉल होता है, ठीक है, कैल्सीफिरॉल, याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल, याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगर हम बात करेंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रक्त का थक्का ना बनना होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स होता है, रिकेट्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है दोस्तों, गाजर होता है। क्या होता है? गाजर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर सवाल, देखिएगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने, इसरो का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसरो का जो स्थापना हुआ था ये 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु, मुख्यालय, ठीक है। कहाँ है? मुख्यालय जो है कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे, देखिए दोस्तों 1958 को क्या हुआ था, याद रखिएगा, किसका स्थापना हुआ था दोस्तों? तो डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दोस्तों नासा का जो स्थापना हुआ था, ये जो दोनों का स्थापना हुआ था दोस्तों 1958 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। डीआरडीओ का स्थापना और नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 को हुआ था। 1935 को दोस्तों आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना, ठीक है, आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1949 में किया गया था, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, याद रखिएगा, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, राष्ट्रीयकरण ये 1949 में किया गया था। और आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नासा का स्थापना और डीआरडीओ का स्थापना 1958 को हुआ था। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो प्लासी का युद्ध हुआ था तो 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1764 को दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। 1576 को दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1576 में हुआ था। 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद, ठीक है, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध 1757 को, 1764 को बक्सर का युद्ध, 1576 को प्लासी का युद्ध, 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, ठीक है। 17 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने
कि ताशकंद का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ताशकंद समझौता कब हुआ था, सॉरी ताशकंद समझौता जो हुआ था ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। 1972 में दोस्तों शिमला समझौता हुआ था, याद रखिएगा। शिमला समझौता जो हुआ था, शिमला समझौता ये 1972 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1965 में दोस्तों भारत पाक युद्ध हुआ था दोस्तों। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था और 1962 में दोस्तों भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था। ये आपको थोड़ा सा डेट याद रखना है, ठीक है। तो ताशकंद समझौता 1966 में क्यों हुआ था दोस्तों? जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसके समझौते के लिए 1966 में ताशकंद समझौता किया गया था। और शिमला समझौता 1972 में इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि 1971 में आपको पता है कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 को, ठीक है। बांग्लादेश की आज़ादी का सबसे बड़ा हाथ दोस्तों भारत का था, ठीक है। इसी के बीच, ठीक है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के समझौते के लिए एक शिमला समझौता रखा गया था, जिसको 1972 में किया गया था शिमला समझौता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? ठीक है, सबसे सवाल है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था किसके काल में हुआ था दोस्तों? ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों ये 1905 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था दोस्तों, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। ये क्या किया था? बंगाल विभाजन रद्द किया था। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। कब किया था? ये 1911 में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन शासन काल में 1905 में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का अगर हम बात करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के बारे में, तो 1857 क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? जो 1857 जो क्रांति हुआ था वो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के काल में ही हुआ था दोस्तों। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो 16 अप्रैल 1853 को जो रेलगाड़ी चलाई गई थी, 16, ठीक है, याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को जो रेलगाड़ी चली थी दोस्तों, प्रथम रेलगाड़ी, वो किसके काल में चली थी? प्रथम। तो लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में चलाया गया था। कितना किलोमीटर दोस्तों? याद रखिएगा, 34 किलोमीटर ये चला था रेलगाड़ी। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक है। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में प्रथम रेलगाड़ी चली थी दोस्तों, याद रखिएगा, 34 किलोमीटर और मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन शासन काल में। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। कब हुआ था? 1911 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कहाँ हो गया था? दिल्ली हो गया था। और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गया था दोस्तों, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 19 नंबर सवाल है आपके सामने, देखिए। 19 नंबर सवाल है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? याद रखिएगा। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ये 1942 में आया था। कब आया था? 1942। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, याद रखिएगा, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था 1927। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1928 में दोस्तों नेहरू रिपोर्ट क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन, ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन दोस्तों, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट और 1946 में कैबिनेट मिशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग और एक और व्यक्ति दोस्तों, उसका नाम याद रखिएगा, और एक व्यक्ति थे, और राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है,
यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों। कब? 1829 ईस्वी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताया दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से जाने के बीच 34 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लॉर्ड कर्जन शासनकाल में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, वो लॉर्ड कर्जन शासनकाल में हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा था दोस्तों कि अगर किसी महिला का पति अगर देहांत कर जाता था तो उसके शव के साथ, यानी उसकी बॉडी के साथ साथ में उसकी पत्नी को भी सती होना पड़ता था, यानी कि उसके साथ जलना पड़ता था दोस्तों। इसी के लिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों 1829 को। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। बहुत इजी सवाल करवाएंगे दोस्तों। सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता है गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिए दोस्तों कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? तो 1465 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 1465 किलोमीटर ये गोदावरी नदी की लंबाई है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा दोस्तों कहा जाता है। गंगा नदी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी के बारे में बात करेंगे, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कावेरी नदी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा दोस्तों किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सिंधु नदी के बारे में बताया दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी होती है सिंधु नदी की? तो दोस्तों 2880 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2900 किलोमीटर। हम बताए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है। ठीक है, 22 नंबर सवाल आपके सामने है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो चीन का शोक कहा जाता है हांगो नदी को। ठीक है, हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों यांगत्से नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी जो लंबाई है 6300 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 6300 किलोमीटर। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये मेन रूप से चीन में बहती है यांगत्से नदी। ये चीन की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगर हम बात दोस्तों की हडसन नदी दोस्तों, याद रखिएगा, ये न्यूयॉर्क के किनारे है दोस्तों। ठीक है, न्यूयॉर्क के किनारे है, न्यूयॉर्क शहर के किनारे दोस्तों हडसन नदी। ठीक है, याद रखिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस दोस्तों सी नदी किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग होता है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 नंबर सवाल है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुआ दोस्तों? याद रखिएगा,
कि 1954 से शुरुआत हुआ है, 1954 से शुरुआत हुआ दोस्तों, भारत रत्न दिया जाने लगा, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कब से कब तक, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बात करेंगे इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 24 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों, वेद व्यास, याद रखिएगा, वेद व्यास कौन है दोस्तों, महाभारत के रचयिता हैं। रामायण के दोस्तों वाल्मीकि, वाल्मीकि कौन है दोस्तों, महाभारत के रामायण के रचयिता है वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास। और सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था दोस्तों, कब अपनाया था, याद रखिएगा। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बनकर रेडी हो गया था दोस्तों, संविधान बनकर तैयार, संविधान बनकर तैयार हो गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी दोस्तों 1950 को संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान दिवस जो मनाया जाता है, संविधान दिवस वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। जन गण मन के रचयिता कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये जन गण मन के रचयिता थे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमने टोटल 25 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों, ठीक है। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं होने वजह से मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा था, धीरे दोस्तों और प्रयास होगा दोस्तों तेज पढ़ाने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।